मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम जितेंद्र पायनेर है फ्रॉम पायनेर अकेडमी इंस्टीट्यूट नांगली। चलिए हम लोग आज एसएससी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 3 रुपए की वृद्धि की जाती है। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस में 3 रुपए की वृद्धि की जाती है और इस प्रकार इस वस्तु पर होने वाली 7.5% की हानि को 7.5% लाभ में बदल दिया जाता है। यानी अगर उसके सेलिंग प्राइस को 3 रुपए बढ़ा देते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, पहले वाले प्राइस में 7.5% की हानि हुई थी और अब जो प्राइस आया उस पर दुकानदार को 7.5% का बेनिफिट हो रहा है। तो बताइए वस्तु का सीपी क्या है, क्रय मूल्य क्या है, खरीद मूल्य क्या है। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, किसी वस्तु के एसपी में सेलिंग प्राइस में क्या किया जाता है, 3 रुपए की वृद्धि की जाती है और इस प्रकार जो पहले 7.5% का लॉस हो रहा था उसकी अपेक्षा अब 7.5% का बेनिफिट हो रहा है। तो बताइए वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, खरीद मूल्य क्या है। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले कंडीशन में जो भी एसपी था उस पर 7.5% की हानि हो रही थी, यानी जो भी सीपी रहेगा उस पर 7.5% नहीं मिल पा रहा था। जहां परसेंटेज का क्वेश्चन है, मूल संख्या 100 है, भाई 7.5% का लॉस हो रहा था और जब 3 रुपए बढ़ा दिए जाते हैं तो अब क्या हो रहा है, 7.5% का बेनिफिट हो रहा है। इट मींस क्या है, जो पहले 7.5% हानि थी वो तो हमें मिल ही रहा है, अब नहीं हो रही है। ठीक है, अब क्रय मूल्य से 7.5% ज्यादा मिल रहा है। इट मींस कुल मिला के कितने का बेनिफिट हो रहा है, 15% का हमें बेनिफिट हो रहा है, 15% का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो ये किस पर हो रहा है, जब 3 रुपए बढ़ा दिए जाते हैं। इट मींस क्रय मूल्य का 15%, सीपी का 15% इक्वल टू 3 रुपए है। तो 1% की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 3 विल बी डिवाइडेड बाय 15, इस प्रकार। और अगर क्रय मूल्य जानना चाहते हैं तो इंटू 100 किया जाएगा, क्योंकि परसेंटेज के क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन में मूल संख्या 100 लेके चलते हैं। ठीक है, तो सीपी हम लोग 100 मानते हैं इसलिए 100 से किया गया। तो इसको काट लेते हैं, 3 पंजे 15 और 5 दूनी 10, ये आ गया बच्चों 20 रुपए। ठीक है, तो क्रय मूल्य इस वस्तु का क्या था, 20 रुपए था। जब इसे 7.5% की हानि की अपेक्षा 7.5% लाभ पर बेचेंगे तो 3 रुपए इस पर अधिक प्राप्त होंगे पहले वाले सेलिंग प्राइस की तुलना में। चलिए अगला एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखिए जरा आप। जब भी मैं कोई क्वेश्चन बोलता हूं उसके बाद आप पॉज का बटन दबा दें। ठीक है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखें और उसके बाद ये जो सॉल्यूशन है इसको चेक कर लें। ठीक है ना, पहले ये क्वेश्चन खुद करके देखें। मैं यहां पूरा क्वेश्चन इसलिए लिखता है एक क्लास का फील आना चाहिए, जैसे मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं तो साथ साथ आपको लिखना है। ठीक है, साथ साथ प्रैक्टिस करनी है, देखना ही केवल नहीं है। चलिए क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात की जा रही है, चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 4 वर्ष में डबल हो जाती है, दुगनी हो जाती है। 4 इयर्स में क्या होता है, कोई भी जो धनराशि थी, मूलधन था वो डबल हो गया, कितने वर्षों में, 4 वर्षों में। तो कहता है उसी दर से, उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से वह स्वयं की 8 गुनी कितने समय में हो जाएगी। ठीक है, समझ रहे बात क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं यहां पे, कहता है कोई धनराशि, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन किया जा रहा है, कोई धनराशि 4 वर्ष में डबल हो जाती है। ठीक है, अगर मूलधन प्रिंसिपल x रुपए था, ठीक है, तो 4 वर्ष बाद इसमें जब इंटरेस्ट इंक्लूड हो गया तो ये क्या हो गया, 2x हो गया, 4 वर्ष में डबल हो गया। तो कहता है भाई 8 गुनी ये कितने वर्षों में होगी। ठीक है, इसका क्या है, एक लॉजिकल क्वेश्चन है। ठीक है, शॉर्टकट ट्रिक से करेंगे इसको हम लोग, या फार्मूला बेस्ड नहीं करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, आपने किसी व्यक्ति से x रुपए उधार लिया। ठीक है, x रुपए आपने उधार लिया। अब क्या होता है, 4 वर्ष बाद, आफ्टर 4 ईयर क्या होता है, वो धनराशि डबल हो जाती है, इसका मतलब 2x हो जाती है। समझ रहे हैं बात। अब क्या होता है, अगले 4 वर्षों में यही धनराशि बढ़कर कितनी हो जाती है, 4x हो जाती है। यहां x था, 4 वर्ष बाद क्या हुआ, 4 इयर्स लिख देता हूं मैं, 4 इयर्स बाद क्या हुआ, 2x हो गया और उसके 4 वर्ष बाद वो डबल हो गई, धनराशि 4x हो गई। अब इसके अगले 4 वर्षों में क्या होगा, इसका 4 का डबल हो जाएगा, 4 दूनी 8, ये 4 इयर्स में हो गया। तो बच्चों कितने वर्ष लगे,
4 दूनी 8 और 4 तिया 12, तो 12 वर्ष में यह धनराशि 8 गुना हो जाती है। समझ लेते हैं क्वेश्चन को। x रुपए था मूलधन, 4 वर्ष पश्चात मूलधन में कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से इंक्लूड हुआ इसमें इंटरेस्ट, और ये कितना बन गया 2x हो गया। अब अगले 4 वर्षों में इसका डबल हो जाएगा, अगले 4 वर्षों में इसका डबल हो जाएगा, अगले 4 वर्षों में इसका डबल हो जाएगा। इस तरह से पैटर्न चलता है। तो ये कितने ब्लॉक बने हैं, 1 2 3, ठीक है, तो 4 तिया 12 हमारा आंसर आ जाता है। समझ रहे बात। इसी क्वेश्चन को मैं समझाता हूं एक बार, दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूं। कहता कोई धनराशि 3 वर्ष में डबल हो जाती है, तो कितने वर्षों में 8 गुना होगी। 3 वर्ष में डबल है। अब देखो मैं यहां पे ना 1 2 3 4 लिखता हूं आपको समझाने के लिए। धनराशि 1 थी, 3 वर्ष बाद क्या हुआ, 2 हो गया। उसके 3 वर्ष बाद क्या हुआ, 4 हो गया। उसके 3 वर्ष बाद क्या हुआ, 8 हो गया। तो कितने ब्लॉक बने, 3, तो 3 दिया 9। ऐसे हमारा आंसर आता है। समझ रहे बात। चलिए अगला वाला क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे, ताकि आपके पास लेटेस्ट जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आता रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन है, कहता है एक व्यक्ति ने बिल की राशि का, जो भी बिल बना उसकी राशि का 3/5 पे कर दिया, भुगतान कर दिया। यदि बिल की राशि में से 400 रुपए शेष रह गए, बच जाते हैं, तो बताइए बिल की कुल राशि क्या थी। तो बताइए बिल की कुल राशि क्या थी। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं हम लोग। कहता है एक व्यक्ति अपने बिल का 3/5 पे कर देता है, ठीक है। जो भी उसका बिल बना उसका 3/5 उसने पे किया, ठीक है। तो बाकी कितना रह गया, 400 रुपए बैलेंस रह गया, ठीक है। ये क्या है, पेड है, और ये हमारा बैलेंस आ जाता है, ठीक है। अब फ्रैक्शन में इसने इसको इंक्लूड किया। वैसे इसको हम लोग परसेंटेज से भी कर सकते हैं, ठीक है, बट फ्रैक्शन में क्या, चलो हम लोग फ्रैक्शन के हिसाब से इसको फाइंड आउट करते हैं ना। रेशियो से भी कर सकते हैं, फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, परसेंटेज से भी कर सकते हैं। पहले मैं इसको रेशियो से निकाल के बताता हूं आपको। देखिए क्योंकि इसने फ्रैक्शन में इस क्वेश्चन को दिया है, तो जब भी फ्रैक्शन क्वेश्चन होता है तो मूल संख्या हम लोग 1 लेके चलते हैं। जब भी फ्रैक्शन की बात आएगी तो मूल संख्या हम लोग 1 लेके चलते हैं। जब परसेंटेज की बात आती है तो मूल संख्या हम लोग 100 लेके चलते हैं, ठीक है। हम क्या कहते हैं भाई, जो बिल बना वो 1 था, ठीक है। इसमें 3/5 पे कर दिया, तो रिमेनिंग क्या बचा, 5 एंगम 5 में 3 क्या, 2/5। ये हमारा बैलेंस बचता है, ठीक है। और ये किसके इक्वल बताया क्वेश्चन में, 400 रुपए के इक्वल बताया है। किसी भी धनराशि का 2/5 इक्वल टू 400 है, तो बताइए वो धनराशि क्या होगी, ठीक है। 2/5 इक्वल टू, इधर जाके ये बच्चों क्या होगा, ये पलटी मारेगा, 2/5 5/2 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। चलिए इसको करते हैं। ये बच्चों आ गया 1000, ये हमारा आंसर आया था। तो बिल की धनराशि क्या थी, 1000 थी, ठीक है। इस तरह से इसको किया जाएगा। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, परसेंटेज से भी कर सकते हैं। अब 3/5 हमें पता है किसके इक्वल होता है, 3/5 इक्वल होता है 60% ये, ठीक है। अभी देखो इसके लिए मैं आपको बताता हूं, 1/5 होता है 20% के इक्वल, और ऐसे 3 सेट, ठीक है। ऐसे देखो 1/5 3 सेट हुए ना, तो जब भी तो 3/5 हुआ, तो 3 सेट हुए, तो ये होगा हमारा 60%, ठीक है। तो 3/5 इक्वल टू होता है 60%। अब किसी व्यक्ति ने टोटल बिल का 60% पे कर दिया। अब बिल कितने का था भाई, 100% का बिल था, 60% पे कर दिया, तो रिमेनिंग क्या बचा, मूल धनराशि का 40% बैलेंस रह गया, ठीक है। तो 100 में से 60 माइनस करा आपने जो पे कर दिया, 40% आपको पे करना बाकी है। और 40% की वैल्यू के क्वेश्चन में क्या बताइए, 400 रुपए शेष रह गए, तो 40% ऑफ द टोटल बिल इक्वल टू 400। तो 1% की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 400 डिवाइडेड बाय 40, और मूल धनराशि क्या है, इंटू 100, ये काट देते हम लोग, ये आता है बच्चों आपका 1000। ये हमने परसेंटेज से किया इसको, समझ रहे बात। इसके बाद आती है बात रेशो की, ठीक है, बात आती है रेशो की। अब देखो इसमें क्या है, 3/5 पे किया जा चुका है, ठीक है। इसको क्या मान गया, जो नीचे धनराशि होती है वो मूल संख्या मान के चलते हैं, ठीक है। अभी मैं इसको बिना पेन के करने की कोशिश करता हूं। जैसे बिल क्या था, 5 का था, 5 पार्ट का था, उसमें 3 पार्ट आपने पे कर दिए, तो 5 में से 3 पार्ट आपने पे करते हो, तो रिमेनिंग क्या बचा, 2 पार्ट रह गए। समझ रहे बात, ठीक है। रेशियो के अकॉर्डिंग कर रहे हैं हम लोग भाई, 5 में से 3 पार्ट पे कर दिया आपने, 5 में से 3 पार्ट पे किए, तो 2 पार्ट रह गए, और 2 पार्ट की वैल्यू क्या है,
400 है। अब 2 पार्ट इक्वल टू 400, तो 1 पार्ट की वैल्यू क्या होगी 200, और मूल संख्या क्या थी 5 थी, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट विल बी 1000। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। समझ रहे बात? क्वेश्चन को थोड़ा समझिए। 5 पार्ट आपका टोटल बिल आया था, जिसमें 3 पार्ट आपने दे दिए, तो 3 पार्ट हम लोग हटा देते हैं, तो 2 पार्ट रह गए, वो आपको पे करना बाकी है। 2 पार्ट की वैल्यू 400 है, 2 पार्ट की वैल्यू 400, तो 1 पार्ट की वैल्यू 200, और आपको बिल 5 पार्ट का पे करना, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट विल 1000। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो तीनों पार्ट हम लोगों ने समझ लिया है। ठीक है, इसको ये भी कर सकता आप, भाई 5x का बिल आया, 3x आपने पे किया, तो 2x आपको पे करना बाकी है, और 2x की वैल्यू ये है, तो x की वैल्यू क्या होगी 200, और 5x की वैल्यू, दैट विल बी योर आंसर। समझ रहे बात? तो इस तरह से बच्चों हम लोग स्टेप वाइज इस क्वेश्चन को करते जाएंगे। चलिए मैं इसको हटाता हूं अभी। इन क्वेश्चन को जैसे बच्चों मैंने अभी बता रहा हूं आपको, आप क्वेश्चन सुना करें, उसके बाद इसको पॉज कर दें वीडियो को, और खुद करके देखें क्वेश्चन को। ठीक है, उसके बाद सॉल्यूशन देखें। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज, अब देखो ये क्या है, एक क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा था मुझे, इसलिए मैंने इसको लिख लिया। 13/48 है, ये आपसे वैल्यू पूछी गई है। कई क्वेश्चन में क्या होता है, क्वेश्चन दिया जाता है, आपसे आंसर पूछा जाता है, और कई बार आंसर दिया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसमें आपको चारों ऑप्शन आपको सॉल्व करने पड़ते हैं। ठीक है, चलिए मैं इस क्वेश्चन को करता हूं। इसके ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, ऑप्शन से ही होगा ये क्वेश्चन। वन डिवाइडेड बाय 2, 1 + 1/8, 1, 3 + 1, 1 + 1 + 1/8। डी पार्ट, सॉरी, चलिए देखो क्वेश्चन ऐसा है, यहां आंसर दे दिया गया आपको, और यहां ऑप्शन में आपको क्वेश्चन दे दिया, ये चारों आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, जिसका आंसर 13/48 आएगा वो हमारा राइट आंसर माना जाएगा। समझ रहे हैं बात? ठीक है, तो यहां पे इन क्वेश्चंस को किया जाता है। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन फर्स्ट वाला ऑप्शन लेके चलते हैं पहले। ठीक है, इसमें क्या है, यहां से क्वेश्चन को यहां नीचे शुरू किया जाता है। समझ रहे बात? ठीक है, चलिए हम लोग जैसे मैं एक थोड़ा उदाहरण आपको दे देता हूं एग्जांपल के तौर पर। जैसे 1 से 1/6 है। ठीक है, तो 6 × 6 और 1 7, 7/6 कहलाता है। समझ रहे बात? अगर मैं यहां लिखता हूं 1 सही 1 + 1/4। ठीक है, अब 4 × 4 और 1 5, 5/4, ये होता बच्चों 5/4। ऊपर जाके पलटी मारता है, किसमें कन्वर्ट होगा 5/4, 4/5, क्योंकि ऊपर 1 है कि 1 से किसी संख्या को गुणा किया जाता है। ठीक है, या 1 किसी संख्या को भाग करता है तो उसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, तो 4 × 4 ही आ गया, और 5 × 5, 5 और 4 9, ये आ गया 9/5। तो क्वेश्चन को ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ ले जाया जाता है। ठीक है, चलिए पहला वाला क्वेश्चन का ऑप्शन लेके चलते हैं हम लोग। 16 × 16, 16 और 1 17, ये आया बच्चों 17/16। ऊपर जाके क्या होगा, ये पलटी मारेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 16/17 में कन्वर्ट हो गया। एक किस संख्या को गुणा करते हैं या भाग करते हैं तो उसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आता। ठीक है, चलिए हम लोग इसको कर लेते हैं 16 × 16। ठीक है, ये आ गया 16/17। 17 × 51, ठीक है, 57 67, 67/17। ऊपर जाके बच्चों ये पलटी मारेगा तो किसमें कन्वर्ट होगा 17/67 में, तो ये इसकी वैल्यू डिफरेंट है, 13/48 नहीं आई है। ठीक है, चलिए सेकंड करते हैं हम लोग। 8 × 8, 8 और 1 9, 9/8, पलटी मारेगा तो 8/9, 9 दूनी 18, 18 और 8 20, 20/9, पलटी मारेगा 9/20। ये भी हमारा टैली नहीं हो रहा। अब थर्ड पे आते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें यही है कि एक क्वेश्चन सॉल्व करने का हो सकता है आपका पहले ही आंसर निकले, हो सकता है सेकंड हो, थर्ड हो, तो इसमें सारे करके आपको देखने पड़ेंगे। ये इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम आती है। ठीक है, चलिए हम लोग अगला करते हैं। 8 × 8 और 8 और 1 9, ये आ गया बच्चों 9/8, पलटी मारेगा तो क्या होगा 8/9, इसमें कन्वर्ट हुआ 9 × 9, 9 और 8 17, 17/9, पलटी मारेगा 9/17, 17 या 51, 51, 60/17, पलटी मारेगा 17/60, ये आया। तो ये भी टैली नहीं कर रहा। अब क्योंकि तीनों टैली नहीं कर रहे तो आप इस पे डायरेक्टली आंसर लगा सकते हैं कि भी हमारा आंसर है, कोई बात नहीं। वहां तो आपको जैसे अब 3 हमारे
क्रॉस हो जाते हैं, ठीक है, तो हम फोर्थ पे आंसर लगा देंगे, ठीक है, से डायरेक्टली। पर यहां में सॉल्व करके देख लेते हैं उसको एक बार, ठीक है। 4 दूनी 8 होता है 9, 9/4 पलटी मारा 4/9, 9 एकम 9, 9 और 4 13, 13/9 पलटी मारा 9/13, 13 ते 39 और 40, ठीक है, और 48/13, 48/13 पलटी मारा 13/48, ठीक है। ये हमारा आंसर आया बच्चों, जो कि हमारा यहां पे टैली कर रहा है। समझ रहे बात? तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को करना होता है, समझे। चलिए अगले वाले क्वेश्चन करते हैं। बच्चों काफी मेहनत करो, आप सिलेक्शन लेना है तो आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है ए तथा बी किसी कार्य को 12 दिन में संपन्न कर सकते हैं। चलिए मैं साथ साथ लिखता रहता हूं। ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 days. B and C can do the same work in 20 days, and C and A can do the same work in 15 days. कहता भी A तथा B किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, B तथा C इसी वर्क को 20 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, C तथा A इस काम को 15 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। तो बताइए यदि ये तीनों मिलकर कार्य करें तो कितने दिन में काम समाप्त होगा, पूरा होगा, कंप्लीट होगा, ठीक है। तो आपको समय बताना है कि तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। समझ रहे बात? जब भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन होता है तो आपको इनका एलसीएम लेना होता है, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आया तो मैंने एक टाइम एंड वर्क का एक लेक्चर डाला हुआ है, ठीक है, उसको आप देख लीजिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इनका एलसीएम लिया जाता है किसका? 12, 20 और 15 का एलसीएम आता है बच्चों 60। जब भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन होता है तो हमें ना ये जानकारी नहीं होती वो वर्क क्या कर रहे हैं। हो सकता है कालीन बना रहे हो सकता है किसी रोड को बना रहे हो, टनल हो, ठीक है, किसी कुएं को खोद रहे हो, किसी खेत में काम कर रहे हो, तो हमें वर्क की जानकारी नहीं होती। इस कंडीशन में न्यूमेरिक दिया हुआ तो न्यूमेरिक की फिगर लेनी पड़ती है एक वर्क समझने के लिए ना, कि भाई ये वर्क था, ठीक है। अभी हम लोग कहते हैं 12 दिन में वे व्यक्ति 60 मोबाइल बनाते हैं। मैं 60 मोबाइल के हिसाब से बताता हूं आपको, ठीक है। 12 दिन में ए और बी मिलकर 60 मोबाइल बना रहे हैं, तो पर डे कितना बनाएंगे? इसको डिवाइड किया जाता है 12 पंजे 60, पर डे का वर्क, पर डे वर्क पीडीडब्ल्यू, ठीक है। तो पर डे ये बनाएंगे 5 मोबाइल। अब बी और सी की बात करते हैं। बी और सी 20 दिन में 60 मोबाइल बनाते हैं, तो बच्चों एक दिन में कितना बनाएंगे? इसको डिवाइड किया जाता है, दैट विल बी 3। और 15 दिन में सी और ए 60 बनाते हैं, तो बच्चों एक दिन में कितना बनाएंगे? 60 विल बी डिवाइडेड बाय 15, दैट विल बी 4 बनाएंगे, ठीक है। अभी देखो ए और बी 5 बना रहे हैं, बी और सी 3 बना रहे हैं, सी और ए 4 बना रहे हैं। कुल मिला के इनके द्वारा पर डे कितना वर्क किया जा रहा है? 12 वर्क किया जा रहा है, पर डे 12 वर्क किया जा रहा है। अब देखो ये वर्क है किसका? जो एक दिन में इनके द्वारा 12 मोबाइल बनाए जा रहे हैं, वास्तव में किसका वर्क है? देखो यहां जो ये वर्क आ रहा है 2 बार ए काउंट हो रहा है, 2 बार बी और 2 बार सी। इट मींस इट इज ए वर्क ऑफ 2A, 2B, 2C। और टोटल कितना कर रहे हैं ये लोग? 12 मोबाइल बना रहे हैं। ये 12 लिख लेते हम लोग ये। अब देखो 12 में बना रहे हैं कौन? 2A, 2B, 2C। इसको अगर हम लोग ये दो कॉमन है इसको बाहर रख लेते हैं तो ये किसका है? A प्लस बी प्लस सी डबल का, ठीक है। तो ये बना रहे हैं 12 मोबाइल। तो सिंगल में करेंगे तो क्या होगा? इसके भी कोई साइन है, इसका मतलब क्या है? मल्टीप्लाई का साइन है, इधर जाके डिवाइड में कन्वर्ट होता है। ये आ गया। तो पर डे ABC के द्वारा 6 मोबाइल बनाए जा रहे हैं। तो पर डे 6 मोबाइल बनाने हैं, तो 60 मोबाइल कंप्लीट करने में इनके द्वारा कितना डेज किया जाएगा? दैट विल बी 10 डेज। ये आपका बच्चों आंसर आता है। समझ लो इस क्वेश्चन को जरा। टाइम एंड वर्क बहुत बढ़िया चैप्टर है, काफी अच्छे क्वेश्चंस है इसमें, वेरिएशन बहुत है क्वेश्चंस में, ठीक है। तो एक बार इसका पैटर्न समझ में आ जाएगा तो आपसे कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है। ऐसे मैंने इसमें आगे भी एक क्वेश्चन लिया हुआ। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। बच्चों एग्जाम को पास करना है तो अपना एक शेड्यूल बनाओ, टाइम टेबल बनाओ और डेली टाइम दीजिए अपनी स्टडी को।
ठीक है, आपको पास कौन करा सकता है? आप स्वयं पास करा सकते हैं, कोई दूसरा व्यक्ति पास नहीं करा सकता। समझ रहे हैं बात? ठीक है, तो जब तक अपने में से अंदर से आवाज नहीं आएगी जब तक नहीं होगा। ठीक है, तो पहले स्वयं की आप रिस्पेक्ट करें, जब जाके दूसरा रिस्पेक्ट करेगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कहता है 504 विद्यार्थियों वाले एक विद्यालय में छात्र और छात्राओं का अनुपात 13:11 है, 13:11 है। कहता है एक स्कूल में टोटल 504 स्टूडेंट्स हैं, इसमें बॉयज स्टूडेंट भी हैं और गर्ल्स स्टूडेंट भी हैं, एंड द रेशियो इज 13:11। रेशियो क्या है बच्चों? 13:11 इसका रेशियो है। तो ये पूछता है यदि 3 अन्य लड़कियां भर्ती कर ली जाएं तो उनका नया अनुपात क्या होगा? कहता है भाई क्लास में अगर 3 नई लड़की एडमिशन ले लेती हैं तो बॉयज और गर्ल्स का न्यू रेशियो विल बी क्या होगा? ठीक है, क्या होगा? चलिए हम लोग पहले देखते हैं भाई वर्तमान में बॉयज और गर्ल्स कितने हैं। ठीक है, इसके लिए क्या है 504 को इस रेशियो में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अभी देखो अनुपातिक योग कितना आता है? 13 और 11 कुल मिला के कितना हो बच्चों? 24। ये आया, समझ रहे? 13 और 11 को आपने प्लस करना है, यह आया 24, और 24 अनुपात की वैल्यू क्या है? 504। तो एक अनुपात की वैल्यू क्या होगी? यहां से आप डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसको मैं एक अलग तरह से बता दी भाई, बॉयज के बाद 13x है, गर्ल्स के पास 11x, टोटल कितना हुआ? 24x। तो x की वैल्यू क्या होगी? 504 को हम 24 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अभी इसको डिवाइड करके देखते हैं हम लोग कितना आता है। 24 दूनी 48 और 24 एकम 24, ये आपका कट गया 21। आपका x की वैल्यू 21 आ गई। अब बॉयज को ऐसे 13x देने हैं तो आप 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आता है? 13 एकम 13 और 13 दूनी 26 और 1 27। तो 273 क्लास में बॉयज हैं, और गर्ल्स कितनी है? हम यहां पे इसको 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, किसको? 21 को, क्योंकि x की वैल्यू 21 आई है। तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 1 23। अब देखो इसमें क्या है, जो बॉयज की संख्या है हमारे पास 273 आई है, गर्ल्स आया 231। ठीक है, तो हम लोग यहां पे लिख लेते हैं कि बॉयज आया भाई हमारा 273 और गर्ल्स है हमारी 231 आया। ठीक है, अभी क्या है वर्तमान में बॉयज इतने हैं, गर्ल्स इतना, किसका टोटल कितना है? 504। ठीक है, अब कहते हैं 3 स्टूडेंट और आ जाता है गर्ल्स स्टूडेंट, तो गर्ल्स बढ़कर कितनी जाती हैं? 2 3 4, 234 गर्ल्स हो जाती हैं। बॉयज कितने बच्चों? 273। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब मिनिमम रेशो पूछा गया है, अब 3 स्टूडेंट बढ़ गए तो अब कितने हो गए स्टूडेंट? 507। पर उसकी बात नहीं कर रहा, वो कहता है मिनिमम इनका बॉयज और गर्ल्स का रेशो बताइए क्या है। अब इसमें कटिंग आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। चलिए हम लोग इसको काट के देखते हैं कितना आ रहा आंसर। 3 निम 27, 3 एकम 3, 3 7 21 और 3 8 24। अब 13 से करता है, 13 7 91, 13 6 78, तो 7:6। तो बॉयज और गर्ल्स का नया रेशो 7:6 आता है, दैट विल बी अवर आंसर। तो स्टूडेंट इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को करते जाएंगे, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। यह आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। चलिए मैं इस क्वेश्चन को हटाता हूं अभी। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, कहता है 2 कक्षाएं, 7th क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग। कहता है 2 कक्षाओं में 2 क्लासेस हैं, एक में बॉयज की स्टूडेंट की संख्या 100 है, दूसरे में 75 है। सेक्शन ए और सेक्शन बी है। सेक्शन ए में 100 स्टूडेंट है और सेक्शन बी में 75 स्टूडेंट है। ठीक है, अब कहता है जिनमें से क्रमशः 75% सेक्शन ए में उत्तीर्ण होते हैं यानी पास होते हैं, और सेक्शन बी में 16% पास होते हैं। तो आपसे पूछा गया उत्तीर्ण हुए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं, तो बताइए टोटल कितना परसेंट स्टूडेंट पास हुआ है, यह आपसे पूछा गया क्वेश्चन में। ठीक है, दोबारा एक बार क्वेश्चन रिपीट करते हैं। कहता है एक स्कूल में 2 सेक्शन है, सेक्शन ए में 100 स्टूडेंट है, सेक्शन बी में 75 स्टूडेंट है। सेक्शन ए के 75 स्टूडेंट एग्जाम को पास करते हैं, सेक्शन बी के 60% स्टूडेंट एग्जाम को पास करते हैं। तो बताइए टोटल कितना परसेंट स्टूडेंट पास हुआ। तो अब देखो 100 का 75% क्या होगा? 75 ही होगा, 75 स्टूडेंट पास कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ इसका 60%। 60% क्या होता है इसका? 60% इसका फाइंड आउट कर लेते हैं।
अब देखो 20% इसकी वैल्यू आएगी 15 और ऐसे 3 सेट है तो 45, तो यहां 45 आ गया। ठीक है, फैन ऑफ कर दो, तो यहां 45 आ गया। टोटल स्टूडेंट कितना हो जाता बच्चों? 75 स्टूडेंट सेक्शन ए में है पास हुए और 45 स्टूडेंट सेक्शन बी में पास हुए। तो ये देखो पास कितना स्टूडेंट है, 10 की जीरो हासिल एक, ये आ गया। 120 स्टूडेंट टोटल पास होता है। अब पासिंग परसेंटेज पूछा गया, टोटल कितना परसेंट स्टूडेंट पास हुआ। अब देखो स्टूडेंट कितने टोटल, 100 प्लस 75 दैट इज 175। तो 175 स्टूडेंट में 120 स्टूडेंट पास हुआ। तो पूछा गया कितना प्रतिशत स्टूडेंट पास हुआ। इसके लिए क्या है, जब भी आप परसेंटेज निकालते हैं, इस केस में क्या होगा, ये पूछा गया भाई 120 जो है 175 का कितना परसेंट है, जिसका काला लगा तो उसे नीचे रखते हैं। ठीक है, ये मैं आपको बताता रहा हूं। जैसे इसमें क्या होता है, जैसे आप लोग स्कूल में थे, आपको 45 में से 35 मार्क्स मिलते थे, ठीक है, या जो भी मिलता था, तो टोटल मार्क्स यहां प्राप्तांक मैक्सिमम वैल्यू यहां होती है। ठीक है, जो टोटल संख्या है। इसी तरह टोटल जो स्टूडेंट है 175 में, उसमें से 120 पास हुआ, तो कितना परसेंट है ये हमें फाइंड आउट करना है। 120 इंटू 100, ये बच्चों फ्रैक्शन हुआ, और फ्रैक्शन को जब भी परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं इंटू 100 किया जाता है। ये हम लोग कर लेते हैं। याद देखो 25 चौके 100, 25 सत्ते 175, 175। यहां इसको काटते हैं हम लोग 4 5 7, ये कट नहीं रहा, 12 चौक 48, 480 बटा में 7 आ गया। तब हम लोग इसको काटते हैं 7 6 42। ठीक है, कितना बचता है, 60 बचता है, 7 बटा 56, 4 बटा 7। तो 68 सही 4 बटा 60% स्टूडेंट एग्जाम को क्वालिफाई करता है, इसमें पास होता है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आज हम लोग टोटल 10 क्वेश्चन करेंगे इसके। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, जैसे अभी हमने पहले वाला क्वेश्चन किया था उसी को बेस करके बनाया गया है। जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन किया था उसके अकॉर्डिंग कहता है एक व्यक्ति एक वस्तु को 10% हानि पर बेचता है, यदि उसने इसे 10 रुपए अधिक पर बेचा होता तो उसे 10% लाभ होता। तो बताइए वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखो एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचता है, 10% हानि है, तो इसका मतलब सीपी से 10% उसको कम प्राप्त हो रहा है, ये वाला। ठीक है, कहता है एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचता है, यदि उसने इसे 10 रुपए ज्यादा में बेचा होता तो 10% का उसको प्रॉफिट होता। इसका मतलब अगर वो ज्यादा का बेचता तो उसे 10% का लाभ होता, तो वो 100 इसमें जुड़ जाता। ठीक है, तो ये नया एसपी प्राप्त होता। और कहता है इस कंडीशन है पहले इस वाले की तुलना में 10 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, ये वाली कंडीशन। समझ रहे बात। ठीक है, अभी क्या है, मैं इसको परसेंटेज के अकॉर्डिंग बताऊंगा। जब भी प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, परसेंट, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं उनमें मूल संख्या 100 लेके चला जाता है। हम ये कहते हैं सीपी 100 था, तो यहां पे जब लॉस पे बेचा, 10% लॉस पे बेचा, तो उसको कितना प्राप्त हुआ, सीपी का 90% प्राप्त हो रहा है। ठीक है, और यहां पे जब उसको बेनिफिट में बेचता है तो क्या होता है, उसको यहां पे 100 में 10 जुड़ जाता है। यहां तो 100 में 10 माइनस हुआ, 90% उसको प्राप्त हुआ। यहां पे 100 में 10% जुड़ गया, लाभ हो रहा है, तो यहां पे कितना हुआ, 110% ऑफ सीपी प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो यहां पे इसकी तुलना में 20% ज्यादा वैल्यू मिल रही है। यहां 90% था, यहां पे 110%। ठीक है, तो यहां पे उसको वैल्यू क्रय मूल्य का 20% अधिक प्राप्त हो रहा है। और रुपए कितने प्राप्त हो रहे हैं, 10 रुपए प्राप्त हो रहे हैं। तो 20% ऑफ सीपी इक्वल टू 10 रुपीज है। तो 1% की वैल्यू क्या होगी, डिवाइड करते हैं, और 100% सीपी क्या है, यहां पे इसको डिवाइड कर दिया, यह आपका 50 रुपीज आंसर आ जाता है। समझ रहे बात। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग करते जाएंगे। एक और बात बता देता हूं बच्चों, मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूं इसका। अगर ये तीनों फिगर से न्यूमेरिक मान इनके बराबर है, 10% की हानि, 10% का लाभ और 10 रुपए का प्रॉफिट या लॉस हुआ, ठीक है, सॉरी अधिक प्राप्त हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में जो आंसर आएगा 50 ऑलवेज आंसर आएगा, 50 ही आएगा। ठीक है, ये है। जैसे मैं एक क्वेश्चन अलग बता देता हूं आपको। कहता है एक दुकानदार किसी वस्तु को 4% हानि की अपेक्षा 4% लाभ पर बेचता है, तो उसे 4 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। तो बताइए क्रय मूल्य क्या। भाई 50 होगा इसका भी आंसर, क्योंकि तीनों का न्यूमेरिक मान बराबर है। 4% हानि की अपेक्षा 4% लाभ पर बेचता है, तो 4 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो बताइए उसका क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, अब देखो 100% था, मैं अब एक बार आपको समझा देता हूं।
4% हानि पर बेचा, इसका मतलब 96% उसको प्राप्त हुआ, 100 में से 4 माइनस हुआ, और यहां पे क्या प्राप्त हो रहा है, 104% प्राप्त हो रहा है, और डिफरेंस कितने का है, 8 का डिफरेंस है। यहां पे इसकी तुलना में 8% ज्यादा है, और यहां वैसे भी आप देख सकते हैं भाई जो 4 नहीं मिल रहा था वो तो मिल ही गया, और 4 और मिल गया, तो टोटल 8% का उसको ज्यादा लाभ हुआ। ठीक है, ज्यादा मिल रहे हैं उसको, और 8% की वैल्यू क्या है, 4 है, तो 1% की वैल्यू ये 100% की है, तो 4 दूनी 8 ये। तो यहां से हमें क्या पता है, अगर तीनों के संख्यात्मक मान बराबर हैं तो आंसर 50 आएगा ऑलवेज। ठीक है, ये है भाई, किसी व्यक्ति को 12.5% हानि की अपेक्षा 12.5% लाभ पर बेचता है तो 12.5% अधिक मिलते हैं, तो उसका सीपी क्या होगा, 50 होगा। ठीक है, ये है। तो बच्चों इस तरह से कुछ क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, इनको हमने अगर रट लिया तो हमें वहां क्वेश्चन एक बार पढ़ते के साथ हम लोग डायरेक्टली आंसर करते जाएंगे उसका ना, डायरेक्टली क्लिक मारेंगे, अब दोबारा सॉल्व थोड़ी करेंगे इसको। ठीक है, इतना समय नहीं है। कहते कि पार्टी में शामिल महिलाओं एवं पुरुषों का रेशियो 3:2 है। ठीक है, पार्टी में शामिल महिला और पुरुष, क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे बच्चों। देखो इसमें क्या कह रहा है, पार्टी में शामिल महिला और पुरुष, विमेन और मैन। बच्चों क्वेश्चन को ध्यान से देखना, आज तक हम लोग ज्यादातर को जो क्वेश्चन करेंगे उसमें मेल और फीमेल का रेशियो देगा, मैन और विमेन का, बट इस क्वेश्चन को मैंने जो शामिल किया इसीलिए शामिल किया, इसमें विमेन और मैन दे रहा है। समझ रहे बात, क्योंकि हम लोग प्रीवियसली ऐसे क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, मेरा भी ये क्वेश्चन कभी जब भी हम लोग स्टूडेंट लाइफ में थे, जब लोग करते थे तो यहां पे यही गलती होती थी कि क्योंकि हमने क्वेश्चन किया हुआ मेल और फीमेल का, और यहां पे क्वेश्चन में पहले फीमेल का रेशियो दिया है, बाद में मेल का रेशियो दिया, तो यहां पे क्वेश्चन में गलती के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप ये ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझ लेना। कहता है एक पार्टी में महिलाओं और पुरुषों का रेशियो 3:2 है। क्या है बच्चों, 3:2 है। ठीक है, तो अगर आप इसको मेल और फीमेल समझ लेंगे तो आपका रेशियो 3:2 हो जाएगा। जहां विमेन के पास 3 अनुपात आ रहे थे, या विमेन के पास 2 अनुपात चला जाएगा, मेल के पास 2 अनुपात आना था, मेल के पास 3 अनुपात चला जाएगा, तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ लेना जरा। ठीक है, तो यहां कहता है विमेन और मैन का रेशियो जो है 3:2 है, 3:2 है। कहता है यदि 20 पुरुष शामिल हो जाते हैं पार्टी में, यदि 20 पुरुष पार्टी में शामिल हो जाते हैं, नए आ जाते हैं, तो रेशियो पलट जाता है। रेशियो पलट के क्या हो जाता है, 3:2 हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो बताइए पार्टी में महिलाओं की संख्या कितनी है। ठीक है, ये पूछा गया। चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें क्या, ये 3x है, ये 2x ले लेते हैं हम लोग। हम ये मान के चलते हैं कि पुरुषों महिलाओं की संख्या 3x है और पुरुषों की 2x है। ठीक है, अभी क्या कहता है, 20 आदमी और आ जाते हैं। एक बात और बता देता हूं मैं आपको, यहां क्वेश्चन बताता हूं, जैसे 2/3 है, इसको बच्चों आप लिख सकते हैं 2:3, 2:3। ठीक है, 2/3 को 2:3 लिख सकते हैं, और 4:5 इसको बच्चों आप लिख सकते हैं 4/5। तो इस चीज में और इस चीज में कोई अंतर नहीं है। फ्रैक्शन को आप परसेंटेज में फ्रैक्शन को आप रेशियो में लिख सकते हैं, रेशियो को फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, ये दोनों बातें बराबर हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में यहां पे ये चीज लेके चलनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अब ये कहता है कि 20 आदमी और आ जाते हैं, तो अब क्या होता है, जैसे ये 3x है, 20 आदमी और आ गया, पुरुषों की संख्या क्या हो गई, 2x प्लस में 20, ये बच्चों पुरुषों की संख्या हो गई। भाई महिलाओं में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, सेकंड कंडीशन में यहां पे पुरुष आ गए, तो 2x प्लस में 20 और रेशियो हो गया 2:3। ये हमने फाइंड आउट किया है। ठीक है, लॉजिक लगा के, और ये क्वेश्चन में दे रहा है। इट मीन जो हमने फाइंड आउट किया है और जो क्वेश्चन में दे रहा है वो दोनों ही बातें बराबर होनी चाहिए, बराबर ही होंगी। ठीक है, जो हमने फाइंड आउट किया और वो बता रहे हैं जो। चलिए अभी क्या करता है, जैसे मैंने बताया फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब इसको 3x डिवाइड बाय 2x प्लस में 20 ऐसे लिख दिया जाता है। ठीक है, और इसको क्या रखा जाता है, 2/3 रखा जाता है। ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शन में रेशियो को हमने फ्रैक्शन में लिख लिया। अब तिरछा गुणा होता है बच्चों इस तरह से, ये इससे गुणा होगा। मैं एक बार थोड़ा खुल के लिख रहा हूं इसको, 3x प्लस में 3, आप लोगों को आता होगा फिर भी कोई बात नहीं, कुछ बच्चे होंगे उनको जानकारी नहीं होगी, उनके लिए मैं बता देता हूं। अब ये पूरी फिगर यहां चली जाती है उठ के, पूरा का पूरा मैं ऐसा कैसा लिख रहा हूं, into 2। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 × 9
9x, और यहां पे क्या होता है, अब देखो पहले ये 2x से मल्टीप्लाई करेगा तो 2 दूनी 4, 4x आया। अब न्यूमेरिक से करेगा, प्लस का साइन आया, प्लस का है तो ये आ गया आपका बच्चों 40। तो 9x इक्वल टू 4x प्लस में 40, दोनों ही बराबर है, ठीक है। तो अब देखो x की वैल्यू को हम लोग लेफ्ट हैंड पे लेते हैं। जब आप कहते हैं ना x इक्वल टू 5 है तो x की वैल्यू को लेफ्ट हैंड पे लिया जा रहा है। लिख लेते हैं इसको। अब ये जो प्लस का है, इसका कोई साइन, इसका मतलब प्लस का है। ये जो प्लस का इधर जब जाएगा, बॉर्डर क्रॉस करेगा तो माइनस में कन्वर्ट होगा, ठीक है भाई। आप यहां नागरिक थे, यहां आप नागरिक नहीं है, ठीक है। ये है, आपको यहां इंट्रूडर माना जाएगा, घुसपैठिया माना जाएगा, तो प्लस इंटू माइनस, आपकी शक्ति कम हो जाएगी, ठीक है। तो यहां देखो ये किसके इक्वल है बच्चों, 4d के इक्वल है। तो यहां 9x माइनस 4x इक्वल टू क्या आया, 5x। तो यहां घटाया हमने, 9 में से 4 गया तो हमारे 5 आ जाता। तो ये किसके इक्वल है बच्चों, 40 के। तो x की वैल्यू क्या होगी, x इक्वल टू 40 विल बी डिवाइडेड बाय 5, दैट भी 5 8 40। तो यहां x की वैल्यू आपने फाइंड आउट की है, वो 5 है, सॉरी 8 है। x इक्वल टू 8। आपसे पूछा गया महिलाओं की संख्या कितनी है, तो महिला, जब x की वैल्यू आपने 8 निकाली, महिला है 3x, तो 3x की वैल्यू क्या होगी, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हम लोग, तो 8 किया 24। तो यहां महिलाओं की संख्या जो होगी वो 24 आएगी, 24 आएगी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। और ये बात ध्यान रखना जो मैं बता रहा हूं कि वीमेन, मेल और फीमेल क्वेश्चन लेके चलते हैं हम लोग सभी जगह। ज्यादातर किताबों यही क्वेश्चन है कि एक पार्टी में पुरुषों और महिलाओं का अनुपात ये है, या मेल और फीमेल का रेशियो ये है, ठीक है। पर इस क्वेश्चन में क्या है, वीमेन पहले रखा है और मैन बाद में रखा है। तो यहां पे गलती के चांसेस बहुत हो जाते हैं, ठीक है। एसएससी में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं हम लोग। बच्चों, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कुछ क्वेरीज होती हैं वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में दें ताकि आपको उसका सॉल्यूशन करवाया जा सके, ठीक है, और बेहतर तरीके से आपको समझाया जा सके। क्वेश्चन है, दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है, तो इन संख्याओं का रेशियो बताइए क्या होगा, ठीक है। लिखते हैं क्वेश्चन। अब देखो कहता है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, तो 3 संख्याएं हैं, ठीक है, ये है तो ABC। कहता है दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है। 20% और 50% अधिक है, तो इनका, इन संख्याओं का अनुपात बताइए। अब इन संख्याओं का मतलब इन दोनों संख्याओं का रेशियो बताइए क्या है, ठीक है। क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहे हैं, कहता है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 20% और 50% अधिक है, तो बताइए ए और बी का रेशियो क्या है, ठीक है। अब देखो ये इसका कंपैरिजन किससे कर रहा है, सी से कर रहा है, इसका कंपैरिजन सी से कर रहा है, तो मूल संख्या सी ली जा रही है। और जब परसेंटेज की बात आ रही है कि 20% अधिक है और 50% अधिक है, तो मूल संख्या क्या लेंगे हम लोग, 100 लेके चलेंगे। हम ये मान के चलते सी इक्वल टू 100 है। अब देखो ए क्या होगा, 20 जुड़ जाएगा 120, और ये क्या होगा 50 जुड़ जाएगा 150। अब देखो बच्चों इनका जो रेशियो होगा ये आ गया, बट पूछा किसका क्या है, रेशियो के लिए तो हम लोग 0 काट देते हैं, ये आ गया। तो रेशियो क्या है 12, 15 और 10, ये तीनों का है, बट पूछा किसका है, केवल ए और बी का। तो हमारा इसका रेशियो क्या होगा, 3 से काट देते हैं, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। एक बात ध्यान रखना बच्चों, जब मैंने यहां पे निकाला रेशियो ये आ रहा था, दोबारा लिख रहा हूं मैं एक बार, 12, 15 और 10, इससे कम जब अगर तीनों की बात करेगा तो ये हमारा आंसर होगा 12, 15 और 10। अगर ए और बी की बात करेगा तो ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि मिनिमम में लेके आते हैं हम लोग, ठीक है। यहां तो ये 2 से कट रहा है दोनों, ये नहीं कट रहा, यहां ये दोनों 3 से कट रहे हैं, ये नहीं कट रहा, तो हम लोग ए बी सी के केस में यहां छोड़ सकते हैं। बट जहां ए और बी की बात आ रही है, ऐसा नहीं है कि आप वहां आंसर ढूंढने पर 12, 15 है, नहीं मिल रहा आपको आंसर, तो यहां मिनिमम में लेके आएंगे, इसको इग्नोर कर देंगे। यहां मिनिमम में लाने के लिए 3 चौक 12, 3 पंजे 15, तो 4:5 विल बी आवर आंसर, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को करेंगे। चलिए बच्चों, अच्छा लगा। तो हमने 10 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। एसएससी में ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, तो मैं वही क्वेश्चन कराऊंगा जो बार बार रिपीट होते हैं, समझ रहे हैं बात, ठीक है। इधर उधर के क्वेश्चन करवाने से अच्छा है वही बताइए जो वहां आएगा, ठीक है। तो बेकार की मेहनत नहीं करनी, ठीक है। और वहां पे क्वेश्चन को चूज करना पड़ता है, टाइम कम है तो वहां देखना पड़ेगा कौन सा क्वेश्चन हमारा जल्दी हो सकता है, ठीक है। तो जहां पे हमारे कोई क्वेश्चन हमारा 45 सेकंड ले रहा है,
ठीक है, या 1 मिनट का टाइम ले रहा है, उससे पहले हमें 10-10, 15-15 सेकंड के क्वेश्चन मिलेंगे, तो उनको आपको चूज करना आना चाहिए। ठीक है, तो कौन सा क्वेश्चन पहले होगा। ठीक है, पिक एंड चूज की पॉलिसी करनी है। ठीक है, जो अच्छा लगे उसे अपना लो, जो बुरा लगे उसे जाने दो। चलिए स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट जर्नी।